तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 71 कहता है द मोशन ऑफ हेली कॉमेट अराउंड सन इज नॉट। ठीक है, तो मोशन ऑफ हेली कॉमेट क्या नहीं है, तो देखिए जो हेली कॉमेट होता है, क्या हो गया, हाँ यस, सो द हेली कॉमेट इज, व्हाट इज हेली कॉमेट, तो हेली कॉमेट जो है इसका जो टाइम पीरियड होता है ना बच्चों, तो इसका आप टाइम पीरियड लिख लीजिए। तो द टाइम पीरियड ऑफ हेली कॉमेट इज 76 अर्थ ईयर्स। ठीक है, ये तो इसका टाइम पीरियड होता है। और इसका जो मोशन होता है हेली कॉमेट का, द मोशन ऑफ हेली कॉमेट इज रोटेशनल मोशन। कैसा मोशन होता है, रोटेशनल मोशन होता है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इसमें से, इन्होंने कहा इज नॉट, क्या नहीं हो सकता है, तो मेरे हिसाब से तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो नन ऑफ द अबव होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि रोटेशनल मोशन होता है इसका। ठीक, आगे चलते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रीच टेम्परेचर ऑफ मास ऑफ 1 kg मास बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों मास दे रखा है 1 kg, ये क्वेश्चन नंबर 72 के लिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो मास दे रखा है इन्होंने 1 kg, और जो टेम्परेचर दे रखा है, इसको कैपिटल टी से मैं लिखता हूँ, टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, सो आगे लिखते हैं इसको। तो हमें निकालना है यहाँ पर अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो अमाउंट ऑफ एनर्जी देखो इन्होंने, हाँ सॉरी, इन्होंने कहा है अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो देखो यहाँ पर आपको मास दे रखा है, तो इस तरह को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब बोलेंगे क्यों सर स्पेसिफिक क्यों, क्योंकि हमने इन्होंने मास दे रखा है, फिक्स समय मास दे रखा है, इसलिए इसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ना बोल के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसको इसलिए बोला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 देख लीजिए। उन्होंने कहा है ऑन अ सर्टेन टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर आर रिस्पेक्टिवली। टेम्परेचर जो है वो इन्होंने दे रखा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो ह्यूमिडिटी है इस समय वो 80% है। ठीक, इफ द सैचुरेशन वेपर प्रेशर एट 20 डिग्री एंड 5 डिग्री। ठीक है, तो टेम्परेचर इन्होंने बताया है 20 डिग्री पर, जो वेपर प्रेशर है वो इन्होंने कहा है 17.5 ऑफ Hg है। वहीं पर जब आप इसको 6.5 वो 5 डिग्री पर देखोगे, तो वो हो जाता है, यहाँ पर ये 20 पर है और ये 5 पर है, इन्होंने कहा है 5 पर होता है 6.5 ऑफ Hg हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि दैट कंडेंसेस ऑन फॉलिंग टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमें बताना है कि कितना फ्रैक्शन ऑफ मास ऑफ वाटर। तो हमें क्या निकालना है बच्चों, वी हैव टू फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ मास। ठीक, करें इसको सॉल्व, चलिए करते हैं। ठीक, अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या होगा, एक फॉर्मूला आप लिख लीजिए, मैं इसको फॉर्मूले को आपको बता देता हूँ, ये फॉर्मूला हाईलाइट भी कर देते हैं। ये फॉर्मूला है फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। ठीक है, सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ एयर। क्या है, थोड़ा हल्का लग रहा है मुझे, तो मैं ब्लैक यूज कर लेता हूँ। ठीक है, मुझे लग रहा है थोड़ा हल्का लगेगा देखने में। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेपर प्रेशर ऑफ एयर डिवाइड बाय सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, सैचुरेटिंग वेपर प्रेशर। ठीक, अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी की जो वैल्यू दे रखी है बच्चों, यहाँ पर उन्होंने कितना दे रखा है आपको, 80% दे रखा है। ठीक है, तो हम रख देंगे वैल्यू यहाँ पर। सो इफ यू पुट दिस वैल्यू ऑफ 80% ओवर हियर, 80/100 इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ एयर हमको नहीं पता है, सो मैं इसको ले लेता हूँ वेपर प्रेशर ऑफ एयर ऐसे ही। जो सैचुरेटिंग वेपर प्रेशर है वो आपको दे रखा है इन्होंने 17.5। ठीक है, इनिशियल जो है वो ना 20 डिग्री है ना, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ दिया। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करने पर वेपर प्रेशर ऑफ एयर कितना आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करने पर जो वेपर प्रेशर ऑफ एयर आ जाएगा वो आ जाएगा, ये तो 0.8 आ जाएगा। ठीक है, 0.8 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 17.5 से, तो हमारा वेपर प्रेशर ऑफ एयर यहाँ से निकल के आ जाएगा। सॉल्व करने पर जो वैल्यू आती है वो आती है 14 ऑफ Hg। ये हमारा है, दिस इज योर वेपर प्रेशर ऑफ एयर। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने कहा है, देखो अब इन्होंने कहा है कि अगर एयर को कूल कर दिया गया कितने पर, 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सो नाउ वी नो दैट एयर इज कूल्ड, तो एयर इज कूल्ड टू हाउ मच, 5 डिग्री सेंटीग्रेड।
अगर प्यारे बच्चों एयर को कूल कर दोगे तो जो वेपर होगा, अगर आप कूल कर दोगे तो जो वेपर होता है वहां पर क्या हो जाएगा, वेपर कंडेंसेस। ठीक, अगर वेपर कंडेंस होगा तो एयर जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सैचुरेट हो जाएगी। वेपर कंडेंसेस एंड एयर गेट्स सैचुरेटेड। ठीक, एयर सैचुरेशन हो जाएगा, सो एयर गेट सैचुरेटेड एंड वेपर प्रेशर कितना पर हो जाएगा, एट 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो कितना है, जरा मुझे बताओ यहाँ से देख के। 6.5 है। बहुत ध्यान से समझना, क्वेश्चन कठिन नहीं है, मैं इसको सरलता से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप ये देखो, ये लिखा है ना यहाँ पर। ठीक, तो अभी मैं क्या करता हूँ बच्चों, हमारा हमारा जो फॉर्मूला है ना, पीवी इज इक्वल टू क्या, कौन सा, एनआरटी। ठीक, क्या बच्चों जो एन होता है इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल एम बाई कैपिटल एम, यानी गिवन मास डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास, इट इज एन इंटू आर टी बराबर पीवी। राइट, एम आई राइट, यहां तक लिख सकते हैं। ठीक है, अभी आपको क्या चाहिए, अभी आपने इन्होंने बोला है फ्रैक्शन ऑफ मास। ठीक है, तो चलो फ्रैक्शन ऑफ मास निकालते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो फ्रैक्शन ऑफ मास यानी स्मॉल एम की वैल्यू निकालनी होगी हमको यहाँ से। ठीक है, तो क्या बच्चों स्मॉल एम के जो फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ से निकल के, वो आ जाएगा पी वी एम बाई आर टी। ठीक है, तो बच्चों क्या आपको पता है यहाँ पर कि आपको पी और, तो ये फॉर्मूला जो बन जाएगा अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं एम वी बाई आर, ये तो अलग हो जाएगा। और हमको कितनी वैल्यू पता है, हमको पी और टी की वैल्यू पता है। ठीक है, अच्छा, फ्रैक्शन ऑफ मास निकालने का मतलब ये है बच्चों, क्या फ्रैक्शन ऑफ मास का मतलब ये होता है कि वन माइनस, मतलब आप इसको ऐसे लिख दो, देखो फ्रैक्शन ऑफ मास मतलब m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1। इनिशियल जो था ना उसमें से कितना घट गया, तो यही हो जाएगा ना फ्रैक्शन ऑफ मास दैट कंटेन्स ऑन फॉलिंग। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, या आप इसको लिख सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ मास जो है ना बच्चों, इसको मैं अगर एफ से लिखाऊं तो एफ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस m2 बाई m1। राइट, चलो, तो अभी बच्चों अगर आप m2 और m1 की वैल्यू निकालो यहाँ से, तो मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर लिखता हूँ m2 इज इक्वल टू, वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी, तो हो जाएगा mv बाई आर, तो बाहर ही रहेगा। आपको क्या दे रखा है, प्रेशर दे रखा है 14, निकल के आया ना आपका 14 में जी। ठीक है, और ये कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर है, ये 20 पर है। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर आप लिखो बच्चों, तो मैं यहाँ अगर लिखो 20 प्लस 273, तो क्या 293 केल्विन नहीं आ जाएगा। और 5 को करोगे 273 से, तो 293 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, ये मैं यूज करूंगा। ठीक है, तो यहाँ लिखता हूं मैं 293। ठीक, एम एन पहले निकालो यहाँ से बच्चों, तो m1 की वैल्यू भी आ जाएगी mv बाई आर, यहाँ पर हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्रेशर कितना दे रखा है, सॉरी 6.5 है ना, 6.5 हो जाएगा यहाँ पर। और ये कितना हो जाएगा, 278 हो जाएगा, 278। ठीक, अब आप क्या करो यहाँ पर m2 बाई m1 कर लो यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ मास निकालने के लिए। तो करते हैं, चलिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन ऑफ मास के लिए थोड़ा नया पन्ना ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ लिख दिया मैंने। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ, देखो, तो फ्रैक्शन ऑफ मास यहाँ निकालते हैं हम लोग, फ्रैक्शन ऑफ मास, सो दैट इज इक्वल टू 1 माइनस m2 बाई m1। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 1 माइनस, और m2 की वैल्यू जो आई थी हमारी पीछे से अगर आप देखोगे, सो m2 की वैल्यू आई थी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो बच्चों मैंने सॉल्व करी है m2 की वैल्यू, तो मैं वही वैल्यू लिखता हूँ m2 जो मैंने सॉल्व करके निकाली है। सो m2 की वैल्यू सॉल्व करने पर आई है, ये पीछे जो वैल्यू थी m2 की वो थी 6.5 बाई 278, और यहाँ पर था mv बाई आर। ठीक है, और जो m1 की वैल्यू थी वो थी आपकी 14 बाई 298, यहाँ पर भी था mv बाई आर। देखो बच्चों mv बाई आर जो है ये तो कट ही जाएगा, तो इसको मैं मान नहीं रहा हूँ। मैं m2 को जब मैंने सॉल्व किया तो वैल्यू आती है यहाँ पर निकल के 0.023। mv बाई आर जो है वो अभी मैं लिखे दे रहा हूँ, लेकिन इसकी आगे चल के कट जाएगा। 14 बाई 298 को जब मैंने सॉल्व किया था तो यहाँ पर वैल्यू निकल के आई थी आपकी 0.047। ठीक, लगभग इस तरह से। और यहाँ पर क्या आता है mv बाई आर। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर प्यारे बच्चों 0.023 डिवाइड बाई 0.047। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये लगभग आता है 1 माइनस 0.49। तो सॉल्व करने पर जो फ्रैक्शन ऑफ मास का जो आंसर निकल के आएगा, एफ की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी 0.51। तो दिस विल बी अवर आंसर। देखते हैं कौन सा आंसर हमारा था यहाँ पर।
तो आंसर देखिए ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 74 कहता है इन एन आइसोबारिक एक्सपेंशन ऑफ गैस। कैसा है आइसोबारिक? सबसे पहले जान लो कि आइसोबारिक क्या होता है। सो आइसोबारिक मतलब ये होता है कि आपका जो प्रेशर है पी जो है वो कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट अगर होता है तो उसको हम बोलते हैं आइसोबारिक। ठीक, प्रेशर कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, तो इस केस में वॉल्यूम और टेम्परेचर बोथ हमारे इंक्रीज करेंगे। ठीक, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, आगे चलते हैं। कंसिडर मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन केप्ट एट रूम टेम्परेचर इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हिट्स द वॉल ऑफ कंटेनर विद। अब देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, एक है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक, हमने पूछा है स्पीड के बारे में। किसके बारे में पूछा प्यारे बच्चों? स्पीड के बारे में इन्होंने हमसे पूछा है। ठीक, तो कौन सा यहाँ पर तेज हिट करेगा, कौन सा यहाँ पर स्लो हिट करेगा, उसके बारे में हमको यहाँ पर बात करनी है। ठीक, चलिए करते हैं। तो अगर आप रूम टेम्परेचर पर देखें, तो अगर मैं रूम टेम्परेचर पर बात करूं यहाँ पर एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पर जो वेलोसिटी होती है वो होती है हमारी वीआरएमएस। ठीक है, वीआरएमएस जो वेलोसिटी होती है उसकी वैल्यू होती है टी के टी बाई एम। ठीक, टी के टी बाई एम ये वेलोसिटी होती है वीआरएमएस की। ठीक, तो अभी अगर आप देखो तो वीआरएमएस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास आ रहा है। ठीक, तो अगर आप देखो तो मास ऑफ हाइड्रोजन जो है, मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन को अगर आप कंपेयर करो तो मास ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कितना हो जाएगा, कितना होता है वैसे 32 होता है और ये होता है 2। ठीक है, तो ये जो है इनका ये अभी मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या दिखा, यहां पर आपको दिखा कि जो मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन द मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो यहां से क्या समझ में आ गया बच्चों कि जो वीआरएमएस होगा, वीआरएमएस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन द वीआरएमएस ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक, तो इन्होंने कहा है कि इन कंपेरिजन टू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंपेरिजन में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो होगा हिट्स द वॉल ऑफ कंटेनर विद स्मॉलर एवरेज स्पीड। इसकी स्पीड जो होगी ऑक्सीजन की वो कम होगी। ठीक है, यहाँ पर चलिए आगे चलते हैं। तो आप समझ गए होंगे, ऐसा करते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन कहता है इन थर्मोडायनेमिक्स विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखो पहला स्टेटमेंट कहता है वर्क इज पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन, वर्क इज पाथ डिपेंडेंट फंक्शन, वर्क इज द एरिया अंडर द पीवी कर्व, वर्क एंड हीट एनर्जी आर कंप्लीटली इंटरचेंजेबल। ठीक, सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स में हमें बात करना है वर्क और हीट के बारे में। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स आपको पता है, तो मैं बात करूं, यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट फिनोमिना होते हैं, एक होता है वर्क डब्ल्यू जिसको लिखते हैं और एक होता है क्यू। ठीक, तो इन्होंने कहा है, सबसे पहली बात इन्होंने कहा है कि क्या वर्क और हीट जो है वो इंटरचेंजेबल है। ठीक है, तो क्या यह बात सही है? तो ऐसा सही नहीं है। ठीक, ऐसा सही इसलिए नहीं है, इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू मतलब सॉरी, अगर क्यू के टर्म्स में लिखो तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। जो हीट होती है वो यू जो है हमारा ये इंटरनल एनर्जी को दिखाता है, यू इज योर इंटरनल एनर्जी। ठीक है, क्यू जो है ये आपकी क्या है, दिस इज योर हीट एंड दिस इज योर वर्क डन। ठीक, तो ये तो इंटरचेंजेबल तो है नहीं, तो इस बात तो हट जाती है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा है कि वर्क जो है पाथ इंडिपेंडेंट है कि पाथ डिपेंडेंट है। तो जो वर्क डन है, जो बच्चों वर्क डन होता है, वर्क होता है, वो कैसा है, इट इज अ व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन, इट इज अ पाथ डिपेंडेंट फंक्शन। वर्क इज पाथ डिपेंडेंट फंक्शन। ठीक, क्यों ऐसा होता है, तो इसके लिए मैं एग्जांपल बताता हूं आपको। तो यहाँ पर एक आप नोट बना के लिख लीजिए, मैं तो कहूंगा ये लिख लीजिए यहाँ पर नोट बना के कि जो वर्क है यानी डब्ल्यू है और क्यू है, ठीक है, ये हमारे पाथ फंक्शंस हैं। पाथ फंक्शंस हैं मतलब क्या है बच्चों, एक और टर्म आता है, मतलब दे आर नॉट स्टेट फंक्शन। ये भी लिख लीजिए कि दे आर नॉट स्टेट फंक्शन। ये क्या है, ये स्टेट फंक्शन नहीं है, ये हमारे पाथ फंक्शन है, यानी कि ये पाथ डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट सही हो गया। वर्क इज द एरिया अंडर
पीवी कर्व, तो ये वाली बात भी सही है। डब्ल्यू जो होता है, वर्क डन होता है, वो पीवी कर्व जो होता है उसका जो एरिया होता है उसके बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 77, टेम्परेचर ऑफ गैस इन कंटेनर इज रेज्ड। आपको टेम्परेचर को रेज करोगे, प्रेशर बाय गैस ऑन द वॉल इंक्रीजेस, प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। यानी कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इन्होंने कहा है जो आपका प्रेशर है वो भी आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसका कारण इन्होंने पूछा है, क्या है कारण। ठीक है, तो कारण क्या है ये देखते हैं। देखो देखो बच्चों, प्रेशर जो होता है, ठीक, वो क्या है कि इन्होंने पहला क्या लिखा है कि मॉलिक्यूल लूज मोर काइनेटिक एनर्जी ईच टाइम दे स्ट्राइक द वॉल। ठीक, तो मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी को लूज रीच कर जो होता है खो देता है। क्या ये सही स्टेटमेंट है? तो नहीं। ठीक, ये गलत हो गया। ठीक है, इन्होंने हमको बताना है कि जो प्रेशर होता है वो क्यों बढ़ता है, तो उसका कारण ये नहीं है। मॉलिक्यूल कोलाइड विद ईच अदर मोर ऑफन, ये भी गलत है। ठीक, मॉलिक्यूल हैव हाई एवरेज स्पीड सो दे स्ट्राइक द कंटेनर वॉल मोर ऑफन। ठीक, इन्होंने कहा है कि मॉलिक्यूल की जो एवरेज स्पीड वो बढ़ रही है। अब इस चीज को हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक, देखो प्रेशर जो होता है उसका एक रिलेशन होता है, P इज इक्वल टू 2/3E। ये जो E होती है ये हमारी होती है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। दिस P इज योर एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक, जैसे ही आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब ये है कि उसकी जो एवरेज स्पीड है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसमें वेलोसिटी का टर्म आता है। ठीक है, तो उसकी जो एवरेज स्पीड है वो बढ़ गई। क्या बढ़ गई प्यारे बच्चों? एवरेज स्पीड बढ़ गई। यहाँ से काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर, तो वहां पर वेलोसिटी का टर्म आया यानी स्पीड का टर्म आया, तो उसकी एवरेज स्पीड बढ़ गई, तो इस वजह से वो ज्यादा टकराएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ये हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आगे चलते हैं। Which of the following techniques cannot be used for generating electron hole pairs in electronic devices? ठीक, तो हमें क्या इन्होंने पूछा है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स। ठीक है, तो इनमें से थर्मल एक्साइटेशन जो है इसका हम यूज करते हैं, तो ये सही है, यस, इसका यूज करते हैं। इंपैक्ट आयनाइजेशन इसका भी प्रयोग करते हैं, ये भी सही है। इंप्योरिटी इंजेक्शन का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बनाने के लिए। इंप्योरिटी इंजेक्शन का प्रयोग हम लोग करते हैं सेमीकंडक्टर्स में। किसमें करते हैं? सेमीकंडक्टर्स में। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, बाकी सारे यहाँ पर गलत है। तो मैं इसको हटा भी देता हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप इसी का ले लोगे। ठीक, आगे चलते हैं। टू पीरियोडिक वेव्स ऑफ एम्पलीट्यूड A1 एंड A2, दो पीरियोडिक वेव है जिनकी एम्पलीट्यूड है A1 और A2। इन्होंने कहा है कि A1 जो है इट इज ग्रेटर देन A2, पास थ्रू अ रीजन, द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पॉसिबल इज। ठीक, तो A इज इक्वल टू क्या होता है, अगर हम रिजल्टेंट निकालें तो R, अगर मैं बोलूं इसको, या मैं फिर ऐसे बोल दूं आप इसको, R इज इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला लिख लीजिए यहाँ पर, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस थीटा। ठीक, अच्छा, अभी आपको पता है कि अगर आप मैक्सिमम देखें तो ए मैक्स यानी आर मैक्स अगर आप देखें, सो आर मैक्स की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आर मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा A1 प्लस A2। ठीक, अगर आप कॉस जीरो रखेंगे तो वो 1 हो जाएगा, तो ये A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। बात समझिएगा, ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर मतलब स्क्वायर हट जाएगा तो मैक्सिमम आ जाएगा। अगर आप मिनिमम देखने चलोगे ना, तो अगर ये वाला टर्म निगेटिव हो जाए यानी दिस टर्म गेट्स निगेटिव, तो ये हो जाएगा A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा A1 माइनस A2। ठीक, कॉस इधर निगेटिव होने पर। ठीक, अब हमसे इन्होंने कहा है यहाँ पर प्यारे बच्चों कि आप बताओ डिफरेंस क्या होगा इनके बीच में, यानी आर मैक्स माइनस आर मिनिमम, तो निकाल लो इसको। मैक्सिमम मिनिमम ने तो A1 प्लस A2 माइनस A1 माइनस A2, घटा दो जरा इसको, तो आपको क्या मिल जाएगा, A2 और ये A2 ऐड हो जाएगा और A1 और A1 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा। आगे चलते हैं। इफ द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इज इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट्स इंजन इज। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, क्यों मैं बेहतरीन कह रहा हूं, इन्होंने कहा है टेम्परेचर ऑफ सोर्स, ठीक, वो हम बढ़ा रहे हैं। ठीक, अच्छा, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, ईटा इज इक्वल होता है 1 माइनस T2/T1। ठीक, T1 जो होता है बच्चों वो हमारा सोर्स का टेम्परेचर
होता है, T2 जो होता है हमारा सिंक का टेम्परेचर होता है। ठीक, तो ये जो T1 को अगर आप इंक्रीज कर रहे हो, ठीक, तो अगर आप T2/T1 है अगर हमारा टर्म, तो अगर T2/T1 में अगर आप T1 को इंक्रीज कर रहे हो, किसको इंक्रीज कर रहे हो, T1 को इंक्रीज कर रहे हो, और T1 को बढ़ाओगे तो ये वाला जो टर्म हो जाएगा, ये जो T2/T1 वाला टर्म है, दिस होल टर्म, ये टर्म क्या हो जाएगा, अगर आप इस नीचे की वैल्यू बढ़ाओगे तो ऊपर वाला टर्म जो हो जाएगा, इसका जो पूरी वैल्यू आ जाएगी वो हमारी घट जाएगी। ठीक है, तो दिस टर्म गेट्स रिड्यूसेस, तो इसकी वैल्यू हमारी रिड्यूस हो जाएगी। ये एरो जो डाउन लगाते हैं इसका मतलब होता है घट रही, ठीक, सांकेतिक है। तो अगर ये वैल्यू घट जाएगी तो एक से जो घटेगा जो टर्म यहाँ पर जो होगा T2/T1 जो टर्म होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जो टर्म घटना चाहिए उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो एक से कम वाली वैल्यू घटेगी, तो यानी कि जो एफिशिएंसी हो जाएगी इस केस में वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो एफिशिएंसी हमारी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक, ऐसे आप डायरेक्टली सोचेंगे ना, तो अगर किसी ने ऐसे सोच लिया तो देखो यहाँ पर गलती क्या होती है, यहाँ पर गलती होती है किसी ने ऐसे सोच लिया कि भैया ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन दिखाई दे रहा है, तो T1 और ये बढ़ा रहे हो तो ये हमारा घट जाएगा, तो ये डिक्रीज हो जाएगा, मतलब गलती करने का जो चांस बनता है। लेकिन ऐसे नहीं सोचेंगे, इस तरह से आप सोचेंगे तो हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। थ्री चार्जेस 4Q, Q and स्मॉल q आर प्लेस्ड इन स्ट्रेट लाइन एट अ लेंथ L, डिफरेंट पॉइंट डिस्टेंट O, L मतलब 0 पर, L/2 पर और L पर। ठीक है, तो तीन चार्जेस रख दिए उठा के आपने। ठीक है, तो रख देते तीनों चार्जेस को उठा के। ठीक है, यहाँ पर रखा हुआ है +4Q, यहाँ पर कहीं रखा हुआ है Q, यहाँ पर कहीं रखा हुआ है ये। ठीक, अब इनके बीच जो दूरी है वो कितनी है, यहाँ पर इनके बीच जो दूरी है वो यहाँ पर है L/2। ठीक, और ये दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, L। ठीक, स्ट्रेट लाइन एट L पॉइंट्स डिस्टेंट 0, L/2 है ना, तो ये कहाँ पर रखा हुआ है, ये 0 पर रखा हुआ है, ये हमारा कहाँ पर रखा हुआ है, ये हमारा L/2 पर रखा हुआ है, और ये हमारा कहाँ पर रखा हुआ है, ये हमारा L पर रखा हुआ है। ठीक है, यानी कि ये जो दूरी हो जाएगी यहाँ से, ये हमारा L डिस्टेंस पर रखा हुआ है। ठीक, इस तरह से। तो अभी क्या है, इन्होंने पूछा है कि नेट फोर्स ऑन स्मॉल q 0। ठीक, यानी कि FC जो हो जाएगा, अगर हम इसको A मान लें, मैं चेंज कर लेता हूँ पेन को ताकि आपको क्लैरिटी आती रहे हमेशा। देखो इसको A मान लें, ये पॉइंट A पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट A हो गया, ये वाला पॉइंट B हो गया, और ये वाला पॉइंट C हो गया। तो इन्होंने कहा है कि FC पर हमारा जो फोर्स हो जाए वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो FC 0 हो जाए, इसका मतलब क्या है बच्चों, कि जो ए से लगने वाला फोर्स और बी पर लगने वाला फोर्स, जो दोनों फोर्स हैं, यानी कि एफ सी ए के द्वारा लगने वाला FCA वेक्टर पे, और जो FCB बी के द्वारा लगने वाला, मतलब इस चार्ज के द्वारा लगने वाला और इस चार्ज के द्वारा लगने वाला फोर्स जो है, इसका जो रिजल्टेंट है वो 0 हो जाए। तो इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F=K Q1 Q2, तो Q1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है 4Q, Q2 की वैल्यू क्या है Q/r², r² का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा L² प्लस, और उसके बाद FCB देखें तो यहाँ पर K यानी कि 1/4 क्यों लिख देंगे इसको, और कैपिटल Q और दूसरा है स्मॉल q, और दूरी कितनी है L/2 का होल स्क्वायर, ये वाला टर्म 0 हो जाए। सॉल्व कर लेते हैं इसको। सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ मिलेगा 4, एक क्यू बचेगा यहाँ पर, और ये जो L² वाला है ना टर्म, ये 4 ऊपर चला जाएगा, मतलब L/2 का स्क्वायर करोगे तो L²/4 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 4, और यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल Q=0, 4 से 4 भी चला जाएगा, तो Q= क्या आ जाएगा, दिस Q= आ जाएगा यहाँ पर -Q। लेकिन अगर आप कैपिटल, हाँ, तो कैपिटल Q के टर्म्स में हमको लिखना है, तो कैपिटल Q की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, तो कैपिटल Q जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू -Q। तो ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा बी वाला यहाँ पर। ठीक, आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड डिपेंड्स ऑन। ठीक, इन्होंने कहा है कि लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक, चलिए करते हैं। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से हमें ये बात समझ में आती है, फ्रॉम दी लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, वो कहता है कि जो मोलर स्पेसिफिक हीट है यानी CV है =3 R, किस पे डिपेंड कर रही है, R पर। तो यहाँ पर कोई भी दो टेम्परेचर दे रखा है, ये भी नहीं, मास भी नहीं, बोथ टेम्परेचर मास, नन ऑफ द अबव।
तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी अबव। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, क्वेश्चन नंबर 83, किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज सेटिस्फाइड फॉर, ठीक, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ सेटिस्फाइड फॉर एसी आल्सो, इनर सर्किट्स आल्सो, ठीक, नॉन लीनियर के लिए नहीं होता है, तो मोर देन वन ऑफ द अबव आंसर यहाँ पर सही हो गया 83 का, ठीक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84, द वीआरएमएस ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज 300 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो वीआरएमएस की वैल्यू दे रखी है, यानी रूट मीन स्क्वायर जो स्पीड वेलोसिटी है वो हमारी है 300 मीटर पर सेकेंड। एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज रिड्यूस टू हाफ, टेम्परेचर जो है यानी कि T2 हो जाएगा वो T1 का आधा हो गया। ऑन मॉलिकुलर वेट इज डबल, यानी M2 जो है तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ M1 हो गया यहाँ पर, ठीक। चलो अब आप बताओ कि वीआरएमएस क्या हो जाएगा, यानी कि ये अगर वीआरएमएस 1 है तो हमें जो वीआरएमएस 2 जो है वो हमें बतानी होगी, ठीक। कोई बात नहीं, करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले मैंने आपको बताना है कि वीआरएमएस का फॉर्मूला क्या होता है, तो वीआरएमएस होता है 3RT/M। क्या वैल्यू होती है वीआरएमएस की, 3RT/M, ठीक। अब हमें सिर्फ टेम्परेचर और मास वाले टर्म्स को यहाँ पर कंसिडर करना है, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब मॉलिक्यूलर वेट जो है उसको हम कंसिडर करना है, तो हम लिख सकते हैं वीआरएमएस, ये हमारा 1 डिवाइड बाई Vrms2 इज इक्वल टू, रूट में लिखिएगा इसको टोटल को, तो हो जाएगा T1 बाई M1, यहाँ पर हो जाएगा T2 और ऊपर हो जाएगा M2। ऐसे मैं लिख लेता हूँ ताकि मुझे आसानी रहती है, ठीक। अब देखो प्यारे बच्चों, ये जो T1 है और जो T2 है, तो T1 की जगह हम लिखते हैं T1, T2 की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर वो क्या हो जाएगी, इस जगह पर ये हो जाएगी T1/2, और जो M1 की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर M1 की जगह लिखते हैं M1, M2 की वैल्यू हो जाएगी 2M1, तो ये हो जाएगा लगभग 4 टाइम्स, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 गुना। तो Vrms1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स हो जाएगा Vrms2, ठीक। तो अगर सॉरी, तो हमको तो Vrms2 निकालना है ना, तो Vrms जो हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब फाइनल जो हो जाएगी वो हो जाएगी पहले वाले की आधी, तो ये हो जाएगा 150, ठीक। अब देखो यहाँ पर छोटी सी बात बताता हूँ, मैं थोड़ा समय लेके क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं थोड़ा धीरे धीरे क्वेश्चन को कर रहा हूँ, लेकिन क्या है कि पेपर में इतना मैंने बवाल नहीं करने वाला, ये सब की T1 T2 ऐसा करके, जो डायरेक्टली समझ आ जाएगा कि ये जो वीआरएमएस है उसको मैं इस तरह से जल्दी से सॉल्व कर लूंगा, ठीक है। तो ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, पेपर में बहुत जल्दी करना है, तो वीडियो की लेंथ थोड़ी ज्यादा हो रही है, ठीक है, लेकिन धैर्य रखना है आपको, और इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है कि मैं आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा, ठीक है, जो कि इतना इजी नहीं होता है, मैं वीडियो बनाऊं, काम एडिट करूं, इसको अभी मैं मुझे साउंड इसमें देखना पड़ेगा, तो कोशिश करते हैं कि आपके लिए अच्छा ही चीजें यहाँ पर हम आपको दे पाए, ठीक है। तो 84 तक मैंने कर दिया है, ठीक, और आप आधा घंटा लगभग होने वाला है, आप भी रेस्ट कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम 85 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कृपया लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इससे ही मेरा मोटिवेशन बढ़ता है भाई, ठीक है, तभी मुझे मजा भी आता है वीडियो कराने में। धन्यवाद।